चलो बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने अम्लों का उदासीनीकरण अभिक्रिया देखा था अम्ल और क्षारक के साथ। उदासीनीकरण अभिक्रिया में होता क्या है कि दोनों एक साथ मिलकर क्या हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। यानी कि जो हमारा पहले जो था अम्लों का, उन दोनों का हम लोग रिएक्शन कराते हैं और वो उदासीन हो जाते हैं। मतलब एक तरह से बोले हम, जैसे कि अगर आपने कोई ऐसा वस्तु, तीखा वस्तु खा लिया, फिर आपने गुड़ वगैरह खा लिया, तो आपका क्या हो गया, मुंह में मतलब झाल नहीं लगने लगा एक तरह से। जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा तीखा लगता है, आप पानी पी लेते तो उदासीन हो जाता है। तो उसी तरह से ये उदासीनीकरण अभिक्रिया प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था। आज हम लोग देखने वाले हैं अम्लों के साथ धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया। देखिए अम्ल क्या होता है पहले समझिए। तो हम पिछले वीडियो में बताए थे कि अम्ल जो होता है वो स्वाद में खट्टा होता है, तो वो सब छोड़िए। तो अम्ल जो है, हम लोग जनरली एसिड जो होता है हम लोग का, HCl को अम्ल मान के चलेंगे, ठीक है। और धात्विक ऑक्साइड के साथ करा, धात्विक ऑक्साइड मतलब धातु रहेगा प्लस ऑक्साइड रहेगा। धातु हम लोग किसको बोलते हैं? धातु सिंपली आप इतना जान लीजिए कि आप जो लोहा देखते हैं वो एक धातु है, आप जो तांबा देखते हैं वो एक धातु है। तो ये सभी क्या धातु, तो उन धातुओं का ऑक्साइड। तो धातु मतलब जब वो कहीं भी रहते हैं, जैसे कि आप लोग लोहा को कहीं रख देते हैं, तो वो बाहर में जो ऑक्सीजन होता है उसके साथ रिएक्ट करके धातुक ऑक्साइड बना लेता है, और धातुक ऑक्साइड के फॉर्म में ही मिलता है अधिकतर टाइम पे। तो अम्ल को हम लोग आज धातुक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, मतलब उसके साथ हम लोग अभिक्रिया कराएंगे, तो वो क्या मिलेगा हमको, तो उसके बारे में आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो देखिए CuO यहाँ पे लिखा हुआ है। CuO मतलब वो है कॉपर और उसके साथ ऑक्साइड, तो धातुक ऑक्साइड हो गया। तो कॉपर ऑक्साइड को मतलब धातुक ऑक्साइड को HCl यानी कि हम लोग किसके साथ करा रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, मतलब वो हम लोग का अम्ल हो गया। रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, तो देखिए Cu जो है Cl के साथ रिएक्शन करके CuCl2 बनाएगा, और H और O जो था वो दोनों मिलके H2O बनाएगा। मतलब धातुक ऑक्साइड को अगर हम लोग अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो लवण और जल मिलेगा, बस यही है। वैसे ही अगर आप दूसरा धातु को, जैसे कि वहाँ पे आप CuO लिए, MgO भी ले सकते हैं, तो MgCl2 मिलेगा और H2O मिलेगा। मतलब अम्ल और लवण प्लस जल मिलेगा हम लोग को। अम्ल मतलब ये लवण प्लस जल मिलेगा, ये हम लोग का लवण बन रहा है, ठीक ना। धातु ऑक्साइड के साथ जब आप अम्ल का रिएक्शन कराएंगे तो आपको लवण और जल मिलेगा। चलिए अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। धात्विक ऑक्साइड होते हैं उसको हम लोग क्षार के साथ अभिक्रिया करेंगे। मतलब आप इसको ऐसे समझिए कि जो आपका धातु नहीं है, यानी कि लोहा को छोड़, लोहा तांबा ये सब छोड़ के हम लोग को अधातु कौन बोलेंगे, हम लोग लकड़ी को, आप जो कलम पकड़े हाथ में वो कलम हो गया आपका धात्विक ऑक्साइड, तो उनका हम लोग क्षार के साथ कराएंगे। देखिए धात्विक ऑक्साइड का अम्ल के साथ करा रहे थे जो खट्टा होता है, जो हम लोग अधात्विक जब लिए मतलब उल्टा किए, तो उसमें हम अम्ल के साथ नहीं क्षार के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, मतलब अभिक्रिया करा रहे हैं। तो अधात्विक ऑक्साइड जो है हम लोग का कौन हो जाएगा, तो अधात्विक ऑक्साइड जो है हम लोग का ये कार्बन जो है अधातु है और उसके साथ ऑक्साइड जुड़ गया, मतलब CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हम लोग क्षार का, मतलब क्षार क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये एक क्षार है। क्षार के साथ हम लोग रिएक्शन करेंगे, तो अधात्विक ऑक्साइड का क्षार के साथ जब हम लोग अभिक्रिया कराते हैं तो हम लोग को लवण और जल मिलता है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट और जल मिलेगा। CO2 को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट और जल। तो देखिए अधात्विक ऑक्साइड का क्षार के साथ कराएंगे तो लवण और जल मिलता है हम लोग, ये आपको याद रखना है। ये आपको बहुत ही हैवी पॉइंट है जो आपके अच्छे एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अधात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति अम्लीय होती है तथा विद्युत धारा प्रभावित करती है। देखिए अधात्विक ऑक्साइड जो होती है ना, उसकी प्रवृत्ति हम लोग का क्या होता है, अम्लीय होता है। अधात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति मतलब उसकी प्रकृति कैसे होती है, तो वो अम्लीय होती है, ये आपको याद रखना है। और जिससे हम लोग का क्या होता है, विद्युत धारा प्रभावित कर सकता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक वो क्या है। अभी आपको बताया कि जल विलयन में अम्ल और क्षारक, मतलब आप इसको सिंपली समझिए कि जल या विलयन मतलब पानी, पानी जो है आपका जल, जल में हम लोग का अम्ल और जो क्षार है उसको अगर हम लोग मिक्स करेंगे तो क्या क्या हम लोग को मिलेगा। अम्ल में अगर जल को डाल देंगे, मतलब जो हम लोग का ये जल जो है उसमें हम थोड़ा सा अम्ल डाल देंगे तो वो क्या मिलेगा हम लोग को, उसके बारे में हम लोग मतलब पानी में डाल देंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा उसके बारे में पढ़ना है। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट है कि जल की उपस्थिति में अम्ल जो है H+ आयन उत्पन्न करते हैं। मतलब अगर जल में अगर आप अम्ल डालेंगे तो वो H+ आयन हम लोग को देगा, और जो H+ आयन जो होता है उसको हम लोग हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाया जाता है। जो H+ आयन जो होते हैं ये आयन, वो हम लोग का ज़्यादातर हाइड्रोनियम आयन में पाया जाता है। देखिए H+ प्लस H2O का ये जल में मिला है इसलिए हाइड्रोनियम आयन, और HCl प्लस H2O वो H3O+, ये हम लोग का हाइड्रोनियम आयन ये है। तो हाइड्रोनियम आयन हम लोग को मिलता है।
और हाइड्रोजन आयन के रूप में ही हम लोग को मिलता है। ये जो हम लोग का H+ आयन है वो हाइड्रोनियम आयन के रूप में ही पाया जाता है। नेक्स्ट मेन टॉपिक है कि जल की उपस्थिति में क्षारक का क्या क्या गुणधर्म होगा। तो जल की उपस्थिति में जो क्षारक होता है वो OH आयन उत्पन्न करती है, OH- आयन हम लोग का उत्पन्न करती है जल की उपस्थिति में क्षारक। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जल की उपस्थिति हुई तो Na प्लस OH माइनस, मतलब ये हम लोग का हो गया क्षारक का OH- आयन। ये MgOH2 भी, इसमें भी देखिए OH- का आयन का उत्पन्न हुआ है। नेक्स्ट मेन टॉपिक है कि ये आपको याद रखना है कि सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं, जितना भी क्षारक है जो स्वाद में क्या होते हैं, कड़वा होते हैं, ठीक है, वो सभी जो है क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते, मतलब कि वो सभी क्षारक जल के साथ नहीं घुलते हैं। जल में जो घुलनशील क्षारक होते हैं उसको हम लोग क्षार कहते हैं। देखिए जल में जो क्षार घुल जाता है, सब क्षार नहीं घुलता है, लेकिन जो क्षार घुल जाता है उसको हम लोग क्षार कहते हैं, मतलब जो क्षारक घुल जाता है उसको हम लोग क्षार कहते हैं। सभी क्षार जो है क्षारक होते हैं, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं हो सकते, ये आपको याद रखना है। अब हम लोग नेक्स्ट पे जो हम लोग का मेन पॉइंट है उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमारा जल होगा यानी कि पानी होगा, उसमें हम लोग अम्ल या क्षारक को मिलाएंगे तो किस तरह से हम लोग को सावधानी बरतना चाहिए और उससे क्या होगा, हम लोग को क्या क्या मिल सकता है। तो जल के साथ अम्ल या क्षारक को मिलाते समय हमें सावधानी बरतनी चाहिए, मतलब हमेशा हम लोग को सावधानी बरतनी चाहिए। हमेशा अम्ल या क्षारक को ही जल में मिलाना चाहिए। देखिए पानी जो है, पानी में ही हम लोग को, पानी में जो है हमेशा जल में जो है वो हमेशा अम्ल या क्षारक को ही मिलाना चाहिए और लगातार इसे हिलाते रहना चाहिए, लगातार हम लोग को हिलाते रहना चाहिए, क्योंकि यह प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। देखिए हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया आपको बताए थे, तो ये अभिक्रिया बहुत ज़्यादा ऊष्माक्षेपी होती है, मतलब बहुत ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न करती है, हीट, जिससे आपका हाथ वगैरह जल सकता है। इसलिए इसमें बताया है कि जो हम लोग का जल है, जल देखिए इसमें पानी है, ये नीचे जल है, जल में हम लोग को क्या अम्ल जो है वो मिक्स कर रहा है, तो हमेशा जल में हम लोग को अम्ल मिलाना चाहिए, ठीक है। ये नहीं करना देना कि आपको ये अम्ल यहाँ रखा हुआ है, यहाँ पे आप जल डाल देंगे और ये अगर डाल दिए तो आपका यहाँ पूरा आग लग जाएगा। इसलिए गलती ये नहीं करना है हम लोग को, ये हम लोग को ये करना है, जल जो है पानी में हम लोग को थोड़ा थोड़ा एक बूंद दिए तो जल में मिल गया, फिर उसको मिला देते हैं, तो ऐसा करके हम लोग को करना चाहिए। हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, तो वो आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि देखिए सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण अस्फलित होकर बाहर आ सकता है। मतलब जब आप अम्ल में, मतलब जो आपका कंटेनर था उसमें अगर आपका अम्ल भरा हुआ है पहले से और उसमें अगर आप जल डालते हैं तो क्या होता है, सांद्र अम्ल में अगर आप जल मिलाते हैं तो उससे ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न हुई उसके कारण क्या हो सकता है, मिश्रण असफल हो सकता है, मतलब जो उसमें मिक्सचर है वो असफल हो सकता है, वो क्या होगा, आग वगैरह लग सकता है और वो क्या हो सकता है, बाहर आ सकता है तथा आप जल सकते हैं, जिससे आप क्या जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र भी टूट सकता है, जिससे क्या हो सकता है, कांच का जो पात्र है वो भी टूट सकता है। इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, जो जल का डब्बा है, जल का जो हम लोग का जल का है उसमें हम लोग को क्या करना चाहिए, धीरे धीरे अम्ल मिलाना चाहिए, ना कि अम्ल में हम लोग को जल मिलाना चाहिए, ये वाला गलत है, ठीक है। अब हम लोग आगे का प्रोसेस देखेंगे कि जल को अम्ल में डालने से क्या होता है। जल में कोई अगर हम लोग अम्ल में डाल दिए तो क्या होगा, देखिए अम्ल का कंटेनर है ऐसे, तो उससे क्या हो सकता है, तो देखिए मिश्रण असफल होकर बाहर आ सकता है। स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र भी टूट सकता है, कांच का जो पात्र जिसमें डाला हुआ है अम्ल वो टूट सकता है अगर आप उसमें जल मिला देंगे तो। नेक्स्ट में हम लोग का फ्लो चार्ट एक तरह से बोल सकते हैं, यहाँ दिया हुआ है, आप इसको याद कर सकते हैं, क्या क्या हम अभिक्रिया बताएं उसको, ये इसको आपको कॉपी में नोट डाउन करना है, डेली एक बार देखना है, आपको इजीली याद हो जाएगा। इसमें देखिए अम्ल की जो अभिक्रिया होती है किसके साथ कैसे कैसे होती है। देखिए अम्ल की जो है एक पहला अभिक्रिया देखते हैं। देखिए अम्ल का अगर आप लोग अभिक्रिया कराते हैं धातु के साथ, मतलब मेटल जैसे कि लोहा तांबा इस सब के साथ अगर कराते हैं तो हम लोग को लवण और हाइड्रोजन गैस मिलता है, ठीक है। अब अम्ल का जो है अभिक्रिया जो है धातु ऑक्साइड के साथ कराते हैं, मतलब धातु जैसे कि कॉपर रहा, कॉपर मतलब तांबा, तांबा के साथ धातु ऑक्साइड ऑक्सीजन लगा दें, तो इसके साथ अगर हम लोग अम्ल का अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा, तो देखिए लवण मिलेगा और हम लोग को जल मिलता है, ठीक है, इतना याद रखना है।
अब अम्ल की अवक्रिया जब हम लोग धात्विक बाइकार्बोनेट के साथ कराते हैं, मतलब बेकिंग सोडा वगैरह खाने वगैरह का सोडा के साथ कराते हैं, तो क्या मिलता है, तो उसके साथ जब हम लोग कराते हैं तो हम लोग को लवण, CO2 और जल मिलता है। उसके बाद हम लोग अम्ल का अवक्रिया धात्विक कार्बोनेट के साथ कराने से क्या होता है, देखिए उसमें भी लवण, CO2 और जल मिलता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्षारक की अवक्रिया कैसे कैसे होती है। देखिए क्षारक को अगर हम लोग धातु के साथ अवक्रिया, उसको भी धातु के साथ कराए थे तो लवण और हाइड्रोजन गैस मिलता है, उसमें भी ऐसे ही मिला था। और धात्विक ऑक्साइड के साथ करते हैं तो लवण और जल मिलता है। धात्विक बाइकार्बोनेट के साथ कराते हैं तो कोई अवक्रिया नहीं होती है क्षारक की, लेकिन वही क्षारक की और अवक्रिया धात्विक कार्बोनेट के साथ कराते हैं तो वो उसमें भी कोई अवक्रिया नहीं होती, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग जो स्टार्टिंग में देखे थे अम्ल और क्षारक अलग अलग चीज़ होता है, लेकिन इसमें हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं कि अम्ल और क्षारक में समानता ही क्या है, यानी कि दोनों में इक्वलिटी क्या है, इक्वल क्या है दोनों में। तो देखिए ये दोनों पहले जान लीजिए कि सभी अम्ल जो होता है H+ आयन जो है उत्पन्न करते हैं, लेकिन वही सभी जो क्षारक होते हैं वो OH- उत्पन्न करते हैं, इतना आपको डिफरेंस है। अब आगे पढ़ते हैं कि जब कोई अम्ल या क्षारक जल में मिलाया जाता है तो तनुकूलित हो जाता है। जल में मिलने पर आयन की सांद्रता H3O+ OH- में प्रति इकाई आयतन की कमी हो जाती है। यानी कि अगर आप जल में अम्ल या क्षारक मिलाते हैं तो वो तनुकूलित यानी कि पतला हो जाता है, जिससे क्या होता है हम लोग का सांद्रता घट जाती है और आयतन घट जाती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि क्षार तथा अम्ल की प्रबलता, जो अम्ल की प्रबलता होती है मतलब स्ट्रॉन्गनेस, कितना स्ट्रॉन्ग अम्ल है, कितना क्षार स्ट्रॉन्ग है, मतलब कितना जल्दी काम कर पाता है वो अम्ल, वैसा वाला इसमें हम लोग को बताया जाएगा। तो सबसे पहले क्षार तथा अम्ल की प्रबलता जो होती है, किसी भी क्षार या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H+ आयन और OH- आयन की संख्या पर निर्भर करती है। मतलब जो हम लोग का कोई भी उसमें हम लोग का कोई भी मटेरियल है तो उसका जो अम्ल है या क्षार है तो उसकी प्रबलता जो है वो H+ आयन और OH- आयन पर क्या होगी, निर्भर करेगी, ठीक है। नेक्स्ट है कि किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता हम एक सर्वाधिक भू सार्वभौमिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। देखिए किसी अम्ल या क्षारक की जो है वो हम लोग एक तरह से बता सकते हैं कि उसका जो स्ट्रॉन्गनेस होता है, कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये कितना ज़्यादा प्रबल अम्ल है, उसका पता लगाने के लिए हम लोग एक सूचक का यूज करते हैं। अनेक सूचकों का मिश्रण क्या क्या हो सकता है, जिसमें से हम लोग का एक है सार्वभौमिक सूचक यानी यूनिवर्सल इंडिकेटर। यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंग में प्रदर्शित करती है। सार्वभौमिक सूचक जो होता है किसी भी चीज़ का जो हम लोग का ये उसका हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है वो पता करने के लिए हम लोग को जो क्या होता है कि अलग अलग रंग में हम लोग को प्रदर्शित कर देता है, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर इसलिए इसको बोला जाता है और इससे हम लोग जांच कर सकते हैं कि अम्ल कितना प्रबल है या दुर्बल है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं कि pH स्केल क्या होता है। देखिए pH का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है, ठीक है। तो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए हम एक pH विकसित किया है जिसे हम लोग pH स्केल कहते हैं। pH में P पुषांश जो कि जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति, ठीक है। पुषांश का मतलब क्या होता है, शक्ति, तो pH स्केल का नाम वहीं से पड़ा है। अब समझते हैं कि pH स्केल किस तरह से दर्शाता है। देखिए pH स्केल अगर इक्वल टू 7 है तो वो उदासीन विलयन है, लेकिन वही अगर pH मान जो है 7 से छोटा है तो वो अम्लीय विलयन को दिखाता है, और अगर वही 7 से बड़ा है तो वो क्षारकीय वायुविलयन को दिखाता है pH स्केल में। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि यह स्केल 0 से 14 तक pH ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। जो हम लोग अभी एक यंत्र देखें वो सिर्फ हम लोग का कितना तक जो मशीन है वो सिर्फ 14 pH तक ही ज्ञात करके दिखा सकता है, ठीक है। सबसे पहला है दुर्बल अम्ल, लास्ट में है प्रबल अम्ल। देखिए दुर्बल अम्ल मेथनोइक एसिड है HCl H2SO4 HNO3, ये सभी क्या है, प्रबल अम्ल है। दुर्बल क्षार क्या होता है Na4OH, प्रबल क्षार क्या होता है NaOH KOH CaOH2, ठीक है।
बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति और बढ़ती हुई क्षारीय प्रकृति। देखिए इस साइड में अम्ल की प्रकृति बढ़ती है, मतलब 7 से 6 हो गया तो ये ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा, 5 हो गया और ज़्यादा, 4 3 2 1 हो गया तो सबसे ज़्यादा। और वही अगर इधर बढ़ती हुई क्षारीय प्रकृति, मतलब जितना ज़्यादा क्षारीय 14 रहेगा तो सबसे अच्छा है, 13 रहेगा तो उससे थोड़ा अच्छा है, मतलब इस तरह से होता है। और इसमें बताया भी गया है कि H+ आयन की सांद्रता कितनी होती है, ये भी आप जान लें। ये देखिए H+ आयन इधर बढ़ता है और इधर H+ आयन क्या होता है, घटता है। हम लोग पता कर सकते हैं। देखिए जो हम लोग का परवल अम्ल है वो परवल क्षार के साथ रिएक्शन करता है तो उदासीन लवण बनाता है जिसका pH मान 7 होता है। परवल अम्ल दुर्बल क्षार हो गया तो अम्लीय लवण बन जाएगा जिसका pH मान क्या होता है। देखिए लवण अम्लीय बन गया था, मतलब अम्ल मतलब P जो 7 से जो है pH जो है 7 से कम होगा। परवल क्षार दुर्बल अम्ल परवल क्षार जो होता है वो हम लोग का क्षारीय लवण होता है जो कि 7 से बड़ा है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तो ज़्यादा इसमें कुछ पढ़ना है नहीं, बस थोड़ा बहुत याद रखना है, आपका हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में बाकी बताएंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जा रही है। अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आता है कहीं पे भी तो आप कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि हाँ हमको अच्छा लग रहा है।